वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। ये एक शॉर्ट सा वीडियो एक्सप्लेनर टाइप का है। इंडिया और यूके के बीच में डिफेंस का एक डील हुआ है जिसमें दोनों देश कोऑपरेट करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर द इंडियन नेवी। और इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम से इंडियन आर्मी के लिए मैन पैड बाई किया है। इसमें हम लोग देखेंगे इस डील्स का सिग्निफिकेंस क्या है, भारत के लिए कितनी ज़रूरी है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आप जानते हो यूनाइटेड किंगडम यूके शॉर्ट में कहते हैं, उसके जो प्राइम मिनिस्टर है सर केर स्टारमर, वो भी इंडिया आए हुए थे 9 और 10 अक्टूबर को। देखो, जुलाई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे यूके और यूके के साथ उन्होंने हिस्टोरिक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, अभी वो प्रोसेस में ही है। यूनाइटेड किंगडम कहता है कि जब से वो ब्रेक्सिट से बाहर हुआ था, यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ी ट्रेड डील है। ये जब भारत आए थे तो अपने साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन को भी लेकर आए थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुंबई में मिले और उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें एम्फेसिस किया गया था कि हम लोग डिफेंस पे भी कोऑपरेशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो डिफेंस वाला एस्पेक्ट है ना, उसको देख रहे हैं। एक जो डील हुआ था उसमें ये हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम इंडियन नेवी में जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है उसको डेवलप करने में भारत को मदद करेगा। और दूसरा, आपने सुना होगा इंडिया ने यूके के साथ एक आर्म्स डील किया है जिसमें इंडियन आर्मी के लिए मैनपेड सिस्टम लाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये देख लो, दोनों कंट्री ने डिफेंस और सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई किया एज अ की एरिया ऑफ कोऑपरेशन। एग्रीमेंट में क्या हुआ था, जो दोनों देशों के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं इंडिया और यूके के, इनके बीच आपका होता रहता है रेगुलर एक्सरसाइज। जैसे अभी कोनकन एक्सरसाइज हो रहा है वेस्ट कोस्ट पे, अरेबियन सी में इंडियन नेवी और ब्रिटिश नेवी के बीच में। उसके बारे में 6 अक्टूबर के वीडियो में आपका पूरा डिटेल है। इस तरह के बायलैटरल एक्सचेंज को और मजबूत किया जाएगा ताकि दोनों देशों के डिफेंस फोर्सेस के बीच का जो कोऑपरेशन है ना, वो बढ़े, ट्रस्ट बिल्डअप हो। फिर महत्वपूर्ण एक एग्रीमेंट क्या हुआ था, जो इंडियन एयरफोर्स के जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं वो अब ट्रेनर के रूप में काम करेंगे इन द रॉयल एयरफोर्स। इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रेनर्स हैं वो रॉयल एयरफोर्स में भी ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। दोनों देश एक दूसरे से सीखेंगे और वो भी हमारे पायलट को ट्रेन करने के लिए भारत में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों के बीच में। दूसरा जो एग्रीमेंट था जो हमारे काम का है, दोनों कंट्री इस बात पर सहमत हो गए कि जो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक जल्द से जल्द एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन हो जाए ताकि दोनों देश मिलकर भारत के नेवी के लिए इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम्स डेवलप करें। ठीक है, और दूसरा, इंडिया जो है यूनाइटेड किंगडम से खरीद रहा है लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। ठीक है, और लेकिन ये क्या होगा, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, जैसे ये लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल जो है ना, ये थाल्स कंपनी है यूनाइटेड किंगडम की, वो बनाता है ये मिसाइल। ठीक है, तो एक है, अगर भारत सरकार को ये मिसाइल चाहिए तो फिर वो सीधा कहे कि भाई हम थाल से खरीद लेंगे, लेकिन इसमें बहुत डिले होता है और इसमें करप्शन का बहुत बड़ा चांसेस रहता है। इसलिए गवर्नमेंट कहता है कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इससे ये सिस्टम हमें जल्दी मिल जाएगा। तो फिर ये दोनों सिस्टम जो एग्रीमेंट हुए हैं ब्रिटेन के साथ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला, ये जो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, इसके लिए जो डील है वो $480 मिलियन का डील है। ये मिसाइल सिस्टम देखो मैन पैड है। ठीक है, इस तरह के मिसाइल को कहते हैं मैन पैड। मैन पैड का मतलब होता है शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये बेसिकली मैन पैड है। मैन पैड देखो क्या होता है। ये तो ठीक है कि ये जो मिसाइल है
इसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? थेल्स कंपनी, जो बेस्ड है कहाँ पे? बेलफास्ट, नॉर्दर्न आयरलैंड, जो पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का। ये जो मिसाइल है ये खरीदा जा रहा है इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, बहुत जगह पढ़ते होंगे, मार्टलेट मैन पैड्स हैं। मैन पैड होता है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये किस तरह का मिसाइल है? सरफेस टू एयर, जैसे आपने फोटो में देखा था, एक सैनिक खड़े होकर कंधे पे रख के इसको छोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? सरफेस टू एयर हो गया। ये बहुत ही हल्का है, तभी तो वो आदमी इसको फायर कर पा रहा है। इसका वेट होता है 13 किलोग्राम्स, इसका रेंज होता है अराउंड 6 किलोमीटर्स, और इसका स्पीड होता है 1.6 माक। एक माक होता है साउंड के स्पीड के बराबर। जो साउंड का स्पीड होता है आइडियल कंडीशन में 330 मीटर पर सेकंड, उसको बोलते हैं माक। तो ये साउंड के गति से भी लगभग 1.6 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा एक्यूरेट और डेडली माना जाता है। याद रखना, ये मिसाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, ताकि वो फाइट कर सके अगेंस्ट द रशियंस। इसी मिसाइल सिस्टम को भारत में दिया जा रहा है। इसका देखो इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। ये देखो इसका महत्व क्या है। ये बेसिकली एक है मैन पैड्स, है ना। मैन पैड्स को माना जाता है द लास्ट मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ ए कंट्री। जैसे हर कंट्री का अपना एक मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होता है। एयर डिफेंस मतलब हवा में जो थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, मिसाइल हो गया, ड्रोन्स हो गया, उसको ये उड़ाते हैं। इसको अंतिम कड़ी माना जाता है। अगर ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब उस देश के पास कोई भी मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा हुआ है। ये इसकी महत्व होती है, अंतिम कड़ी है ये। इसको शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और ये मिसाइल न्यूट्रलाइज कर सकता है एरियल थ्रेट्स लाइक लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि बहुत ही कम ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, और आर्मर्ड व्हीकल्स, ठीक है। इसको टैंक को भी उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए देखो ये आर्मी को दिया गया है। ये देखो एक्चुअली है क्या। 1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी सेना भेजी थी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सोशलिस्ट आपका रेवोल्यूशन हुआ था, तो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए सोवियत संघ आपका अपने आर्मी को भेजा अफगानिस्तान में। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। तो फिर सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में आपका अमेरिका आ गया। आप जानते हो अफ़गान जो हैं वो अपने देश पे किसी दूसरे देश का शासन बर्दाश्त नहीं करते। बहुत सारे अफ़गान भागकर चले गए पाकिस्तान। उनका नाम मुजाहिदीन हो गया, फ्रीडम फाइटर्स। इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज़, स्पेशली अमेरिकन्स ने। सोवियत यूनियन उस समय एक सुपर पावर था, इसके पास बहुत ही अच्छे किस्म के हथियार थे। सोवियत यूनियन ने अफ़गान मुजाहिदीन के खिलाफ यूज़ करना शुरू कर दिया हेलीकॉप्टर गनशिप और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स। तो उसके जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते थे नीचे उड़ते थे, टारगेट को अच्छे से आइडेंटिफाई करते थे और उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। मुजाहिदीन को प्रॉब्लम होने लगा, तो फिर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने मुजाहिदीन को सप्लाई करना शुरू कर दिया स्टिंगर मिसाइल, ठीक है। उसने स्टिंगर मिसाइल सप्लाई करना शुरू कर दिया। स्टिंगर बेसिकली क्या है, एक मैन पैड है। इसका इस्तेमाल अफ़गान मुजाहिदीन ने किया और सोवियत यूनियन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था हेलीकॉप्टर गनशिप्स का और एयरक्राफ्ट का। उसके बाद तो इन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना ही लगभग बंद कर दिया, और इनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे वो नीचे नहीं, वो हवा में बहुत ऊपर उड़ते थे, जिससे उनकी इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी कम हो गई थी। पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था स्टिंगर मिसाइल। उसके बाद तो हर देश चाहता था कि उसके पास भी मैन पैड्स होना चाहिए, ठीक है। भारत के पास भी मैन पैड्स है, वो रशियन मेड ईगला है, ठीक है, वो इसको इस्तेमाल करता है। भारत में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कोशिश कर रहा है मैन पैड्स बनाने का, और उसने रिसेंटली एक टेस्ट भी किया था। इसको कहते हैं VSHORADS, वी शॉर्ट्स। इसका फुल फॉर्म होता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसको DRDO बना रहा है, जो रिप्लेस करेगा ईगला को, जो हम लोगों ने सोवियत यूनियन से ख़रीदा था। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये 21 किलो का वेट है इसका।
अब 21 किलो का होगा तो कोई एक आम आदमी इसको अपने कंधे पर उठा के फायर नहीं कर सकता, जबकि थाल्स का जो है जिसको हम लोग खरीद रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, करीब वो उसको कोई भी एक सोल्जर अपने कंधे पर उठा के फायर कर सकता है। तो फिर डीआरडीओ जो सिस्टम डेवलप कर रहा है वी शो रैड्स, ठीक है, VSHORADS, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, उसका वेट 21 किलो होने के कारण ना उसको एक ट्राईपॉड से छोड़ा जाता है। तो इसका मतलब एक सैनिक ट्राईपॉड पे लगाएगा और उसको फायर कर सकता है, ठीक है। तो ये शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स की कैटेगरी में अभी भी नहीं आ रहा है। डीआरडीओ को इसका वेट और कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए भारत सरकार ने खरीदा है, इसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ ये डील किया है। देखो, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ फिर होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने कमाल का काम किया था। एक भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, एक भी पाकिस्तानी ड्रोन और एक भी पाकिस्तानी मिसाइल इंडिया के अंदर घुसकर इंडिया में कोई हार्म नहीं कर पाए थे, ठीक है। अधिकतर को हवा में ही उड़ा दिया गया था। ये जो मैन पैड होगा जो हम लोग ब्रिटेन से खरीदने जा रहे हैं, ये भी इसी एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट होगा। तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके 4 लेयर हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर होता है ये काउंटर करता है ड्रोन्स को, ठीक है, और इसमें इस्तेमाल किया जाता है मैन पैड्स को। इसको बेसिकली डिप्लॉय किया जाता है इंटरनेशनल बॉर्डर में दुश्मन के सीमा के करीब, क्योंकि इसका रेंज होता है लगभग 10 किलोमीटर का होता है। भारत जो फर्स्ट लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ कर रहा है उसमें है L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रशियन सप्लाइड इग्ला मैन पैड्स, ZU-23 2B कैनन्स, ये भी सोवियत यूनियन का है, ठीक है, जुकोवी बोलते हैं इसको, और दूसरा है शिल्का और तुंगुस्का गन्स, ये सब भी हम लोग सोवियत यूनियन का था। इसको ना मॉडिफाई करके इसको इस्तेमाल करने लिए लगे हैं हम लोग एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए। हमारे देश में एक शब्द यूज़ करते हैं ना, जुगाड़, ये वही जुगाड़ है, ठीक है, एंटी ड्रोन, और बहुत कामयाब हुआ था, ठीक है। दूसरा जो लेयर होता है उसको पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें जो क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए किया जाता है, जैसे कोई आपका हो गया कैंटोनमेंट एरिया हो गया, आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया, ठीक है। जैसे ये सब थे आपके, कहते हैं ना, गोल्डन टेम्पल पे भी पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी, तो फिर वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन करने के लिए वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। इसमें डिप्लॉय किया गया था आकाश, इसने बहुत अच्छा काम किया। इजरायली मेड स्पाइडर, समर, पिछोरा एंड ओसा AK, ये सारे सिस्टम्स को डिप्लॉय किए गए हैं आपके सेकंड लेयर ऑफ एयर डिफेंस में, जिसमें बेसिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेंज होता है अप टू 50 किलोमीटर्स। थर्ड लेयर ऑफ जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जैसे इंडिया और इजराइल मिलकर बना रहे हैं बराक मिसाइल्स, इसका यूज़ किया जाता है थर्ड लेयर में। और इसमें क्षमता होता है कि 100 किलोमीटर रेंज तक में जो एयरबॉर्न थ्रेट्स हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया, मिसाइल्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, उसको ये इंटरसेप्ट कर सकता है। फोर्थ लेयर जो होता है वो होता है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जैसे भारत ने आपका डिप्लॉय कर रखा है S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, ठीक है, जो 400 किलोमीटर्स तक के टारगेट को हिट कर सकता है। 300 से ज़्यादा किलोमीटर्स पे एक एवैक्स था पाकिस्तान का, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, उसको इंडिया ने उड़ा दिया था S-400 से। कहते हैं 380 किलोमीटर की दूरी पे था, ये वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। इतनी दूरी से मिसाइल्स के द्वारा किसी भी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को नहीं गिराया गया था। ये आपका है 4 लेयर, ठीक है। इसका मतलब जो थाल से ख़रीदा जाएगा, यानी कि ब्रिटेन से जो ख़रीदा जा रहा है, वो बेसिकली किस में डिप्लॉय किया जाएगा, फर्स्ट लेयर में, क्योंकि इगला जो है ना वो थोड़ा सा पुराना सिस्टम है। डीआरडीओ जो बना रहा है उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम गैप को फिल करने के लिए हम लोग ब्रिटेन से ये सामान खरीद रहे हैं, और होपफुली जब अगली बार सिंदूर पार्ट 2 होगा तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट था वो ये था कि इंडिया और यूके के बीच में एक इंटर गवर्नमेंट सहमति बन गई है कि एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ है जिसमें मैरीटाइम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप किया जाएगा फॉर द इंडियन नेवी। ठीक है, इंडिया के जो वॉरशिप्स होंगे, इंडियन नेवी के वॉरशिप्स होंगे, सबमरीन्स होंगे, उसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप किया जाएगा। ठीक है, प्रोपल्शन सिस्टम देखो क्या है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है जिसमें ये कहता है प्रोपल्शन का मतलब होता है वो जो थ्रस्ट जनरेट होता है किसी एक पावर के सोर्स से, जिससे कि वेसल्स को मूव किया जाता है। ठीक है, आगे पीछे और उसको दाएं बाएं किया जाता है, इसको कहते हैं प्रोपल्शन सिस्टम। इंडियन नेवी के पास जो भी वॉरशिप है उसमें जो पावर का सोर्स होता है या तो डीजल होता है या गैस टरबाइन होता है। ठीक है, और फिर उसी को यूज़ किया जाता है शिप को प्रोपेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अभी तक इंडियन नेवी में एक भी ऐसा शिप नहीं है जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है इसको जो कन्वेंशनल डीजल और गैस टरबाइन पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम होता है इससे बेहतर माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, भारत को अपना ना तो इंजन डेवलप करने डिज़ाइन करने की कैपेबिलिटी है, ना ही ये प्रोड्यूस कर सकता इंजन तो कर ही नहीं सकता, प्रोपल्शन सिस्टम तो बाद में की बात है। भारत के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। देखो, आपने नाम सुना होगा LCA तेजस। LCA तेजस इंडिया का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। जब LCA तेजस बन रहा था ना तो फिर इसके इंजन की बात हो रही थी, फिर इसका इंजन कौन यूज़ करेगा, इसका इंजन कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये काम दिया गया था DRDO को। DRDO का एक है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, उसको ये काम दिया गया था कि आप तेजस के लिए इंजन डेवलप करोगे। उसका नाम रखा गया था कावेरी। देखो, वो अभी तक हो नहीं पाया है, इसीलिए हमें इंजन खरीदना पड़ रहा है अमेरिकन कंपनी GE के साथ 404 मॉडल, और उसको बहुत नखरा कर रहा है, दे नहीं रहा है, दिक्कत हो रहा है। भारत सरकार चाहता है कि भारत में अपना एक इंजन बने जो पावर करे एयरक्राफ्ट को और जो पावर करे प्रोपल्शन सिस्टम को भारत में। अब देखो, ये तो हो नहीं रहा है, तो फिर भारत क्या करता है, उसको बाहर से मंगाना पड़ता है। जो इंडियन नेवी जो आपका यूज़ करता है पावर सिस्टम को, जो वेसल्स को प्रोपेल करता है, या ले मैन की भाषा में कई इंजन्स जो होते हैं, ये हम लोग मंगाते हैं यूक्रेन से, यूनाइटेड स्टेट से और यूनाइटेड किंगडम से। रशिया भी खुद का बनाता है, लेकिन रशिया जो है ना वो उतना अच्छा नहीं बना पा रहा है। वो भी रशिया भी क्योंकि यूक्रेन देखो पार्ट था आपका सोवियत यूनियन का, यूक्रेन में ही ये सिस्टम आपका डेवलप किया गया था जिसमें गैस टरबाइन इंजन्स बनते थे, पावर्ड इंजन्स बनते थे। वो तो चला गया यूक्रेन में, और 2014 के बाद जब झड़प हुआ था रशिया और यूक्रेन में, तो यूक्रेन ने सप्लाई करना बंद कर दिया। रशियंस खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छोटा ही बना पा रहे हैं, बड़ा इंजन नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए भारत यूक्रेन, US और यूनाइटेड किंगडम से खरीदता है। ठीक है, ये इंजन भारत चाहता है कि हम लोग खुद अपना ये काम शुरू कर दें। अब क्योंकि कावेरी तो बन नहीं रहा है और नेवी को चाहिए क्या, प्रोपल्शन सिस्टम जो इलेक्ट्रिक हो। नेवी ने एक टारगेट सेट किया है, उसने कहा है ना, भविष्य में जो हम वॉरशिप बनाएंगे जिसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन से ज़्यादा होगा, लार्ज वेसल्स जो बनेगा नेवी का, शिप्स, वॉरशिप्स, उसमें हम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब अब भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो इसको कहीं से ढूंढ कर लाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट जब आया है 2014 में, उसने पुश करना शुरू कर दिया आत्मनिर्भरता, और डिफेंस में भी उसने पुश किया है आत्मनिर्भरता, और एक प्रोग्राम है मेक इन इंडिया। इसका मतलब जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसमें इंडिया आत्मनिर्भर बन जाए, और फिर डिफेंस के जो सामान हैं, जो क्रिटिकल सामान है, वो भारत में बनने चाहिए। ठीक है, तो भारत में एक इकोसिस्टम बने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। नेवी के लिए गवर्नमेंट ने यूनाइटेड किंगडम को चूज़ किया। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उस समय 2022 में वो भारत आए थे। भारत
और ब्रिटेन के बीच उस समय एग्रीमेंट साइन हुआ था और अनाउंसमेंट हुआ था एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा ऑन द यूनाइटेड किंगडम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इस ग्रुप को ये काम दिया गया था कि भारत और यूके के बीच में जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल नेवी के लिए किया जाएगा, उसमें किस तरह से दोनों देश मिलकर ये काम करेंगे उसके लिए एक ब्रॉड सहमति तैयार करना होगा। ठीक है, ये काम इसको दिया गया था। थर्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी नवंबर 2024 में पोर्ट्समाउथ में। जो पोर्ट्समाउथ है ये इंग्लैंड में है। वहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट on the cooperation for the design and development of electric propulsion system for the Indian Navy। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मतलब है कि अब हम लोग सहमत हो गए कि दोनों मिलकर इंडियन नेवी के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कदम होगा वो तो यही होगा कि आप गवर्नमेंट के हिसाब से एग्रीमेंट कर लो जो भारत सरकार ने किया। यहाँ पे एक इंडिया की कंपनी है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उसने जीई पावर, है तो ये अमेरिकन कंपनी लेकिन बेस्ड है आपका इन यूनाइटेड किंगडम, उसने और जो ब्रिटिश कंपनी है जीई पावर कन्वर्जन, इसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, जिसमें दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम बनाएंगे इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, लेकिन देखो जब भी ये बनेगा इंजन्स वगैरह या पावर सोर्स जो भी वर्ड यूज़ करो, उसको पहले टेस्ट किया जाता है, उसको ड्राई टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राई टेस्टिंग के लिए ना आपको चाहिए एक शिप जहाँ पे आप इसको टेस्ट करोगे कि शिप पे काम करेगा कि नहीं करेगा। भारत में इस तरह की क्षमता नहीं है। देखो जो कावेरी इंजन है ना, उसको भी टेस्ट करने के लिए आपको रशिया को भेजना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है जीई पावर कन्वर्जन के साथ, उसमें भारत में ही बनाया जाएगा ड्राई टेस्टिंग, यानी कि एक शिप को यूज़ किया जाएगा, एक डॉक में एक शिप खड़ा होगा, उसको यूज़ किया जाएगा और वहाँ पे ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और फाइनली वहीं पे प्रोडक्ट वो तैयार होगा। इससे क्या होगा, भारत इस क्षेत्र में कैपेबिलिटी डेवलप होगी, वो अपना खुद का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करना शुरू करेगा और इंडियन नेवी को इसमें आत्मनिर्भरता आएगी और इंडियन नेवी की मारक क्षमता और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल ये आता है यूनाइटेड किंगडम को ही क्यों इसके लिए चूज़ किया गया। देखो वर्ल्ड में दो ही कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, जिसने अपने नेवी के शिप में फुल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इंस्टॉल किया है। सिर्फ दो कंट्री हैं। अमेरिका में फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो है यूएसएस जुमवॉल्ट। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में ये यूज़ किया जाता है ऑन द क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ठीक है, इसमें भी फुल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है। अब यूएस के साथ प्रॉब्लम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स भारत को टेक्नोलॉजी देगा नहीं, वो कभी नहीं देगा, तो जॉइंट वेंचर की तो बात ही छोड़ दो। और फिर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ प्रॉब्लम ये है ना, जब चाहे वो बंद कर देता है, सैंक्शन लगा देगा, बंद कर देगा। यूनाइटेड स्टेट्स उतना रिलायबल नहीं है, भारत सरकार यूनाइटेड स्टेट्स पे भरोसा इतना नहीं करता है, इसलिए उसने यूनाइटेड किंगडम को चूज़ किया। यूनाइटेड किंगडम को चूज़ करने का कारण क्या है, एक वो हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गया है। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम की इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं है, उसको कस्टमर चाहिए, इसीलिए वो चाहता है कि अपना डिफेंस का सामान भारत को ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, और भारत तो बहुत ज़्यादा डिफेंस का सामान खरीद भी रहा है ना, तो एक लुक्रेटिव मार्केट है यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत। यूनाइटेड किंगडम ने इसीलिए भारत को ये देने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, इसीलिए भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम को चूज़ किया है इस इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को भारत के साथ मिलकर डेवलप करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, वर्ल्ड में नेवी जो है, पूरे वर्ल्ड में जो नेवी है वो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को क्यों प्रेफर कर रहा है, क्यों चाहिए उसको इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है, देखो जैसे पहले ही था कि न्यूटन के थर्ड प्रिंसिपल पे काम करता है प्रोपल्शन सिस्टम,
ये refers to the thrust generated in a ship using the power from a energy source. एनर्जी सोर्स क्या हो सकता है? स्टीम पावर्ड हो सकता है, ठीक है, या पहले के ज़माने में विंड होता था, विंड पावर्ड होता था। अब जो होता है वो यूज़ करते हैं, स्टीम पावर यूज़ करते थे, बाद में फिर डीजल का इस्तेमाल किया जाने लगा, फिर गैस टरबाइन का यूज़, गैस टरबाइन में ना लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, और एडवांस हो गए तो फिर न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कुछ हाइब्रिड होता है, ठीक है, जिसमें गैस टरबाइन साथ साथ इलेक्ट्रिक भी होते हैं। ये एनर्जी के सोर्स हैं, ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि शिप आगे बढ़ता है, मूव करता है। जो कन्वेंशनल सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, या तो वो डीजल पावर्ड होगा या फिर क्या होगा, गैस टरबाइन का होता है। मॉडर्न जो होता है वो बेसिकली यही होता है। इनको प्रोपेलर शाफ्ट के पास लगाया जाता है, यानी कि ये वहाँ पे उनको लगाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, शिप को आपका प्रोपेल किया जा सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे होने के कारण ज़बरदस्त वहाँ पे नॉइज़ होता है। शिप अगर ज़्यादा नॉइज़ करेगा तो दुश्मन का रडार उसको पकड़ लेगा, और फिर उसके बाद उसको बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देखो क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है ना, उसमें जो जनरेटर्स होंगे जो पावर जनरेट कर रहे हैं, उनको प्रोपेलर शाफ्ट से एक बहुत डिस्टेंस पे रखा जाता है। अब फिर क्या करते हैं, जनरेटर्स को लिंक किया जाता है मोटर्स के साथ इलेक्ट्रिकल केबल के थ्रू, और फिर इस मोटर्स में जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको शिप के उस पार्ट तक पहुंचाया जाता है जहां पे इसकी ज़रूरत है। इससे होगा क्या, क्योंकि वो उससे दूर रहेगा, नॉइज़ कम होगा, इलेक्ट्रिक है ना, नॉइज़ कम होगा, नॉइज़ कम होगा तो शिप की जो स्टेल्थ कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो आपका इंक्रीज़ करेगा। इससे दुश्मन को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ेगी शिप की। फिर इसमें ये क्या हो सकता है कि अब ज़रूरत नहीं है कि जनरेटर को बिल्कुल शाफ्ट के पास रखा जाए, इसलिए शिप के उस पार्ट में आप जनरेटर रख सकते हो जहाँ पे अगर दुश्मन ने शिप पे अटैक किया तो उस पर डैमेज होने की चांसेस थोड़ी कम होती है। या फिर क्या होता है, 3-4 छोटे छोटे जनरेटर अलग अलग शिप के पार्ट में रख दो और सबको इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट कर दो। इसके कारण क्या होगा, अगर एक जनरेटर भी ख़राब हो गया तो बाकी जनरेटर से इतना पावर मिलेगा कि आप दुश्मन के खिलाफ काउंटर मेजर्स ले सकते हो। ये फ़ायदा होता है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का। प्लस डिमांड क्यों बढ़ता जा रहा है, जैसे आप सुनते होंगे ड्रोन्स है, जब ड्रोन्स आता है तो फिर उसके काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस करते हैं। बहुत सारे देश क्या करते हैं वो, ठीक है, बहुत सारे देश ना मिसाइल्स का यूज़ करते हैं ड्रोन्स को उड़ाने के लिए। बहुत महंगा होता है, 50 रुपये का ड्रोन, 10,000 रुपये का मिसाइल, बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, डायरेक्ट लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र कंपैरेटिवली बहुत चीप होता है, वॉरफेयर में ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो लेज़र जैसा है, लेकिन लेज़र में प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें ज़बरदस्त उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसका मतलब जब लेज़र गन लेके जा रहे हो ना, तो एक पूरा सा ट्रक में भर के पूरा जनरेटर लेके जाना होगा जो एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। शिप में आपका डेवलप किया जा रहा है रेल गन, ठीक है, जैसे गेम वगैरह आप खेलोगे ना तो गेम में आपको रेल गन दिखता है। रेल गन बेसिकली क्या करता है, डायरेक्टेड एनर्जी बीम्स जारी करता है जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा एनिमीज़ को। रेल गन को अगर शिप पे माउंट करना है तो फिर इसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। कन्वेंशनल में क्या होता है, जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो वो तो शाफ्ट में ही चला जाता है, आपको यूज़ करता है, तो ज़्यादा एनर्जी बचता नहीं है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में क्या होगा, ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और इतना पावर जनरेट करते हैं कि इससे फ्यूचर में अगर आप रेल गन के लिए पावर चाहिए तो आपको ये रेल गन के लिए भी पावर सप्लाई कर देगा। फ्यूचर एप्लीकेशन देखते हुए पूरे वर्ल्ड में हर नेवी चाहता है कि उसके शिप में इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम आए। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम लीडर है इसमें, ठीक है, इसीलिए हमने पकड़ा है किसको, यूनाइटेड किंगडम को, ताकि वो हमें हेल्प करे इस सिस्टम को डेवलप करने में, इकोसिस्टम को डेवलप करेगा हिंदुस्तान में। और हो सकता है इसके कारण भविष्य में भारत खुद
इस क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और हो सकता है वर्ल्ड लीडर हो जाए। यही महत्व है दोनों का, एक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का और जो मैन पैड हम लोग बाई कर रहे हैं थॉल्स का। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करो, हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और इसके कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।